स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा मगध साम्राज्य के प्राचीन इतिहास की अगली कड़ी में बिंबिसार अजातशत्रु के बाद आज हम आते हैं शिशुनाग वंश और नंद वंश की ओर। जो चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश के कुछ शासकों के बारे में और नंद वंश के शासक और फिर किस प्रकार मगध साम्राज्य का पतन होता है, उसकी आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियोज में हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा और उसकी जो साम्राज्यवादी नीति है कि किस प्रकार उसने मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। और उसके बाद देखते हैं कि अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है अपने पिता की हत्या करके, और उसके बाद वो उसकी नीति का पालन भी करता है, वैवाहिक संबंध और उसकी जो वैदेशिक नीति है उसका। और फिर वो कैसे अवंती, वैशाली और कौशल जैसे शक्तिशाली महाजनपदों को हराकर वो मगध साम्राज्य को कैसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाता है। आज हम देखें कि अजातशत्रु के बाद क्या, उसके बाद क्या होता है, उसके बारे में ही आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। 462 ईस्वी में देखते हैं कि अजातशत्रु की मृत्यु हो जाती है। वह अपने सैनिक पराक्रम से उसने एक मगध साम्राज्य को एक महाजनपद से साम्राज्यवाद में परिवर्तित कर दिया था। आर्य मंजूश्री मूल कल्प नामक एक ग्रंथ है, तो उसके अनुसार ये पता चलता है कि अजातशत्रु के अधीन मगध के अतिरिक्त जो थे अंग था, वाराणसी थी, वैशाली थे, ये सब इलाके भी उसके अधीन आते थे। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी होते थे, उनके उस कार्यों को आगे भी बढ़ाया। उसके जो पुत्र थे उदयन, वह मगध का शासक बनता है अजातशत्रु के बाद। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी जो मानते हैं वो दर्शक को मानते हैं, परंतु बौद्ध और जैन साहित्य उदयन को ही अजातशत्रु का उत्तराधिकारी मानते हैं। वह उस समय चंपा का गवर्नर था और उसने भी अपने माता पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। तो ये तो आपको याद ही रखना है कि हर्यक वंश एक पितृहंता वंश मान सकते हैं इसको। और इसके समय, उदयन के समय की अगर माना जाए तो एक सबसे प्रसिद्ध घटना है जो बार बार पूछी जाती है, वो है मगध साम्राज्य की राजधानी का स्थानांतरण। यानी कि पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाने वाला है तो वो उदयन ही है। इसका आपको कार्यकाल भी याद रखना है। 457 ईस्वी पूर्व में वह राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थापित करता है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, तो यहाँ उदयन का नाम आता है। इस समय अवंती की शक्ति जो थी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और वे मगध को अपने साम्राज्य में लाने का स्वप्न भी कहीं न कहीं देख रहे थे। संभवतः मगध और अवंती के बीच युद्ध भी हुए, परंतु इस युद्ध का कोई निर्णायक फल उदयन के समय में नहीं निकल सका। पुराणों के अनुसार उदयन के बाद नंदीवर्धन और महानंदी राजा बने, लेकिन श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ ऐसा मानते हैं कि अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक उदयन के बाद उत्तराधिकारी बनते हैं। और इन सभी शासकों ने करीब 32 वर्षों तक राज्य किया। उदयन के उत्तराधिकारी प्रभावशाली शासक नहीं थे, अतः इनके समय में मगध के विकास की गति काफी अवरुद्ध भी हो गई थी। शिशुनाग वंश और अवंती का पतन, ये सब अब देखने वाले हैं। कि हर्यक वंश के शासक इस समय तक अपना जन समर्थन खो चुके थे जब उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकले। 32 वर्षों तक जिन्होंने जैसे तैसे शासन चलाए, लेकिन वो जन समर्थन खो चुके थे। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ से भी ऐसा विदित होता है कि चूंकि बिंबिसार ने नाग दशक तक मगध के सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या की, इसलिए नागरिकों ने क्रोध में पूरे राज परिवार को राजधानी से निकाल दिया और उनकी जगह और सत्ता उनके अमात्यों को सौंप दी गई। अमात्य यानी कि उसके जो मंत्री थे उनको सत्ता सौंप दी। तो कहीं ना कहीं पितृहंता वंश होने के कारण वहां की जनता बहुत बड़े स्तर पर नाराज हुई और उन लोगों ने उसको दरबार से निकाल दिया। इसके बाद क्या होता है कि मगध में नए राजवंश की स्थापना होती है जो इतिहास में शिशुनाग वंश के नाम से विख्यात हुआ है। और शिशुनाग वंश, जो शिशुनाग नामक व्यक्ति था, वो बनारस में राजा, जो मगध का राजा था, वहां का गवर्नर था उस समय। कहाँ पर? बनारस में। और मगध में फैली अव्यवस्था को दूर करने के लिए वह स्वयं शासक बन बैठा 430 ईस्वी पूर्व में।
इसके विषय में कहा जाता है कि वह वैशाली के राजा और वहां की एक सुंदर नगरवधु से उत्पन्न हुआ था। शिशु अवस्था में ही उसके माता पिता ने उसका परित्याग कर दिया था। उसकी रक्षा एक नाग ने की थी, इसलिए वह शिशु नाग के नाम से विख्यात हुआ था। बाद में उसका पालन पोषण वैशाली के ही एक पदाधिकारी ने किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग ने 18 वर्ष तक, वो पुराणों के अनुसार 40 वर्ष तक शासन किया। शिशुनाग की शासनकाल की सबसे प्रमुख जो घटना थी वो अवंती के साथ युद्ध थी, क्योंकि इस समय तक अवंती का जो शक्तिशाली शासक था प्रद्योत, उसकी मृत्यु हो जाती है और अवंती पर अब शासन होता है अवंतीवर्धन का। अवंतीवर्धन में वो बात नहीं थी जो प्रद्योत में थी। इसके फलस्वरूप शिशुनाग ने उसे युद्ध में परास्त कर अवंती पर अधिकार कर लिया और उसे मगध साम्राज्य का भाग बना दिया। शिशुनाग ने संभवतः अपनी राजधानी भी वैशाली में बनाई। तो ये भी याद रखना है, अब जो राजधानी है मगध साम्राज्य की वो वैशाली हो जाती है। इससे पहले देखा था कि उदयन ने राजगृह से राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो आपको इस समय याद रखना है, शिशुनाग के समय राजधानी क्या है, वैशाली है। और वैशाली मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी उस समय बनाई गई। शिशुनाग के बाद इस वंश में अन्य कोई योग शासक नहीं हुआ था। और शिशुनाग के बाद काकवर्ण या काला शोक गद्दी पर बैठता है। शासक बनने की पूरी हुई बनारस और गया का प्रशासक रह चुका था और इसके समय में बौद्धों की दूसरी सभा वैशाली में हुई थी। ये याद रखना है, बौद्ध संगीनियां 4 हुई है इतिहास में। पहली राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के समय, और दूसरी हम यहाँ देखते हैं कि वैशाली में होती है। और उस समय शासक कौन था, कालाशोक, इसको भी पूछ लेते हैं। और राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में यहाँ स्थानांतरित कर दी जाती है। उसने संभवतः उज्जैनी पर भी अधिकार कर लिया और उसने 28 से 26 वर्ष तक यहाँ पे शासन किया। कालाशोक की भी हत्या कर दी गई थी। तत्पश्चात उसके 10 पुत्रों ने एक ही साथ 10 वर्षों तक शासन किया, परंतु उसके शासनकाल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जिनमें भद्रसेन, कौंदवर्ण, मंगूर, सर्वज्ञ, जालिक, उभक, संजय, कौवर्य, नंदीवर्धन और पंचमक। नंदीवर्धन का उल्लेख पुराणों में भी हम पीछे देख चुके हैं। तो यहाँ ये 10 शासकों का यह वर्णन हम देखते हैं। तो ये था शिशुनाग वंश। इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। इसमें अवंती के साथ युद्ध होता है और शिशुनाग वंश के समय वैशाली दूसरी राजधानी मगध की बनाई जाती है। उसके बाद कालाशोक आता है, उसके समय में द्वितीय बौद्ध संगिनी होती है। यही संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आखिर में लास्ट वंश आता है, हर्यक वंश पढ़ा हमने, उसके बाद वृहद्रथ वंश पढ़ा, हर्यक वंश पढ़ा, शिशुनाग वंश पढ़ा और आखिर में हम देखते हैं कि नंद वंश का उत्थान किस प्रकार होता है। शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश 364 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना होती है और इस वंश का संस्थापक उग्रसेन या महापद्म नंद था। महापद्म नंद संभवतः शूद्र जाति का माना जाता है और पुराणों में महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और द्वितीय परशुराम भी इसको कहा जाता है। वह एक शक्तिशाली शासक था और विशाल सेना की सहायता से उसने तत्कालीन जो प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल जो थे, इक्ष्वाकु या पांचाल हो, काशी, अश्मा, कूर, शूरसेन इत्यादि जो कुल थे, उन सभी को पराजित भी वह करता है और अपनी शक्ति का वह विस्तार करता है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। उससे ये पता चलता है कि उसने कलिंग के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार किया था। उसके राज्य में सीमांतर्गत अब हम पंजाब से पूर्व का संपूर्ण भारत, मालवा, मध्य प्रदेश, कलिंग तथा गोदावरी नदी का इलाका भी संभवतः मानते हैं, वो सभी इसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। महाराष्ट्र, मैसूर का कुछ भाग भी उसके साम्राज्य में ऐसा मानते हैं कि था और मगध की शक्ति इस समय चरम शक्ति पर पहुंच चुकी थी। इतिहासकार प्लिनी भी ऐसा मानते हैं कि शक्ति और वैभव के मामले में प्रासी यानी कि पूर्वी प्रदेश संपूर्ण भारत में
श्रेष्ठ थी। इसकी राजधानी पोलीब्रोथ थी। महापद्मनंद ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य छोड़ा बल्कि एक बड़ी और विशाल सेना तथा भरा पूरा राजकोष छोड़ा। तो ये मान सकते हैं कि महापद्मनंद के समय देखो बहुत मगध जो था वो चरम पर था। कार्टियस के विवरण के अनुसार भी ऐसा मानते हैं कि गंगा हृदय और प्रासी के पास अग्रामेश यानी कि घनानंद के पास 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की सेना थी। प्लूटार्क भी नंदों की विशाल सेना का उल्लेख करते हैं। तो जो भी विदेशी इतिहासकार है सभी नंदों की विशाल सेना का सभी उल्लेख करते हैं। महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया था। बिंबिसार के समय मगध का जो सैनिक अभियान प्रारंभ हुआ था वह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उसने करीब 28 वर्षों तक राज्य भी किया। महापद्मनंद के पश्चात नंदवंश के शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा में अब निरंतर हासिल होता जा रहा था, क्योंकि इसके बाद 9 राजाओं ने शासन किया और 9 नंद राजाओं में से पुराणों में महापद्मनंद, उसके पुत्र सुकल्प और अंतिम शासक घनानंद का उल्लेख मिलता है। लेकिन महाबोधि वंश के अनुसार महापद्म के उत्तराधिकारियों के नाम है पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशिधक, केवर्त और धन यानी कि घनानंद। इन सभी ने मिलकर 12 वर्षों तक वे शासन करते हैं। यहाँ पर घनानंद सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व हिंदुस्तान की तरफ आता है। तो सिकंदर का समकालीन कौन सा शासक था, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है घनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। लेकिन ये शासक एक अत्याचारी शासक के रूप में इतिहास में माना जाता है। उसके विषय में कहा जाता है कि प्रजा पर बहुत अधिक और अनुचित कर लगाता था, जैसे चमड़े, गोंद, पेड़ और पत्थर पर भी कर लगाता था। उसने 80 कोटि धन गंगा के गर्भ में छुपा रखा था। जनता उसके अत्याचार से पीड़ित और त्रस्त थी और उससे मुक्ति का उपाय भी ढूंढ रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य और मगध की जनता के सहयोग से नंदवंश का अंत किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहां देखते हैं कि घनानंद से पहले जो था महापद्मनंद तक मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े स्तर पे हो गया था। उसके पास एक विशाल सेना थी, पूरा भरा कोष राजकोष था, संपन्न था पूरी तरह से नंदवंश। उसी समय सिकंदर सीमा पर डेरा डाले हुए था और वो भारत की विजय की योजना बना रहा था। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इनसे उसके सैनिक डरे हुए थे कि पूर्व में एक बहुत शक्तिशाली शासक है जिसके पास अपार धन संपदा है। तो कहीं ना कहीं सिकंदर के जो सैनिक थे वो भी डरे हुए थे। बहुत से कारण रहे हैं कि वो यहाँ पर आक्रमण क्यों नहीं कर सका। तो उसमें भी एक कारण यही था कि यहाँ पर एक शक्तिशाली सेना थी नंदों के पास। कुछ भी हो, पर घनानंद बहुत अत्याचारी शासक था। जनता में बिल्कुल भी उसकी अच्छी इमेज नहीं थी, क्योंकि वो जनता में काफ़ी उसके अत्याचारों से पीड़ित थी और त्रस्त थी और उसे मुक्ति का उपाय भी ढूंढ रही थी। और ऐसी मुक्ति में वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने चाणक्य की सहायता से और मगध की जनता के सहयोग से उसका समूल नष्ट कर दिया। तो नंदवंश के शासकों का मगध साम्राज्यवाद के विकास में पूरा महत्वपूर्ण योगदान हम मान सकते हैं। महापद्मनंद ने भी लगभग पूरे उत्तरी भारत और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को मगध के नेतृत्व में एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन लोगों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था एवं सैन्य बल का भी गठन किया। उन्होंने न सिर्फ अखमानी वंश के शासकों के भारत में बढ़ने पर रोक लगा दी, बल्कि उनकी शक्ति के भय से विश्व विजेता सिकंदर की सेना को भी भारत से वापस लौटने को बाध्य होना पड़ा था। नंदों से मौर्य भी लाभान्वित हुए, क्योंकि उनको विरासत में मौर्यों को एक विशाल सेना, साम्राज्य और खजाना प्राप्त हुआ था। तो मौर्यों को भी एक तैयार मिल गया था। उसके समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उत्तरी भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था और ये नगर आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। कौन सा? पाटलिपुत्र। यहाँ शिक्षा की भी प्रगति हुई।
वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, कात्यायन और वरुचि नंदकालीन पाटलिपुत्र के विख्यात विद्वान माने जाते हैं उस समय के। नंदों ने ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक दान देकर शिक्षा और साहित्य के विकास को काफी प्रश्रय भी दिया था। जैन धर्म को भी उन्होंने आश्रय दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिलती है कि निम्न वर्ग के होते हुए भी कुछ नंद शासकों ने कुशलतापूर्वक शासन किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नंदवंश निम्न कुल से थे, लेकिन उन्होंने मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य पर बहुत कुशलता से शासन किया और महापद्म ने तो उसको चरम पर भी पहुंचाया। तो ये था हमारा पूरा एक मगध साम्राज्य का उदय और उसका विस्तार हमने किस प्रकार किया और किस प्रकार विभिन्न चरणों में ये पूरा होता है। तो मगध साम्राज्य पर हम देखते हैं कि अगर शासन की दृष्टिकोण से देखें तो बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और आखिर में आता है मौर्य वंश, जिसके आगे हम बहुत बड़े स्तर पे आपसे चर्चा करेंगे। तो 5 राजवंश ने यहाँ पे शासन किया मगध में और मगध को पूरी तरह से एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में खड़ा कर दिया। थैंक यू।